फीमेल फोर्टिसाइड भी खत्म नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, दंडनीय अपराध है ऐसा वैसा, यहाँ पे नहीं किया जाता, लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे चिपकाया गया रहता है बड़ा बड़ा, है ना। बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है वो मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर है, किसके अंदर है, मेल के अंदर है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म है जिनको साथ में रेस करना है, और उसमें से जीतेगा कोई एक ही। बहुत कंपटीशन है, इतना भारी भरकम कंपटीशन हुआ है, तब जाके हम लोगों का जन्म हुआ है। लेकिन इसको ये पता चलता है कि सेकेंडरी ओसाइट को अंदर छुपाया गया है, खजाना जो है कहीं अंदर छुपा हुआ है, बाहर बहुत सारे रक्षक लगाए गए हैं इनको। बेटा आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है भैया, चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये चल रहा है, और इसके अंदर आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बढ़िया सा टॉपिक है, मजा आने वाला है, आसान भी होता है, समझ में भी आएगा पूरी तरीके से, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान लगा के सुनने की जरूरत है, पूरा देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में हम अगर तुमको समझाने की कोशिश करें तो थोड़ी बहुत बात हम पहले बताए हैं, और जो बताए हैं उसको तो हम बताएंगे, जो नहीं बताए वो भी बताएंगे। ये बताओ बेटा, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सिंपल सी मीनिंग है, जो गैमीट हैं मेल और फीमेल उनके फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, उनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब ये है बेटा कि जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में, उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन होने के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की बात कर रहे थे हम, वो जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे, यूट्रस की जो सबसे इनर वॉल है जिसको आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोल रहे थे, उस पे जाके चिपकना शुरू कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। समझ रहे हो, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब जरा जो बातें मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा आपको, उसको जरा ध्यान से सुनिए। देखो एक डायग्राम बनाते हैं और उसी से पूरा हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायग्राम समझिए जरा, देखो सुनो, कल बेटा हमने बात करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ा रहे थे तो उसके पहले हमने oogenesis पढ़ाया था। oogenesis से हम जोड़ना शुरू करते हैं इसको। हमने कहा था बेटा oogenesis के अंदर क्या हो रहा था, प्यूबर्टी आने पे जो एफएसएच हार्मोन है वो रिलीज हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी से, और उसको रिलीज होने के लिए डायरेक्शन मिल रही थी हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जीएनआरएच से। उसकी वजह से एफएसएच निकला, रिलीज हुआ, और एफएसएच आया कहां पे, आया बेटा प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर आके उसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने के बाद में फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू किया उसने, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी, टर्सरी और आखिरी में ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ बेटा हमने ये कहा था कि जो मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर अरेस्ट थी फीटल लाइफ के अंदर, वो प्यूबर्टी आने पे एफएसएच के रिलीज होने के बाद में फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान जो है वो अपना डिवीजन कंप्लीट करती है, और जो प्राइमरी oocyte छुपा रहता है बेटा, उस प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है। जब टर्सरी फॉलिकल इधर बनता है तब प्राइमरी कन्वर्ट होता है सेकेंडरी के अंदर, इतनी हमने बात करी। इसके बाद हमने कहा था एलएच सर्ज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल पे एलएच सर्ज होता है, और एलएच सर्ज के बाद में होता क्या है, जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद में रिलीज होता है कौन बेटा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के पहले अपने ऊपर मेम्ब्रेन डेवलप करके रखता है, मेम्ब्रेन का नाम बेटा जोना पेलिसुडा, और उसके बाहर जो ग्रेनुलोसा, जो जिसको हम कह रहे थे बेटा ग्राफियन फॉलिकल की सेल, ग्राफियन फॉलिकल की सेल कोरोना लाइक हो जाती, क्राउन लाइक फॉर्म कर देती है, उनको कोरोना रेडिटा का नाम से जान रहे थे, है ना, कोरोना रेडिटा के नाम से जान रहे थे। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बचा रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल का ओवरी के अंदर बेटा, वो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होता है,
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है कब? आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, बिफोर जेस्टेशन। प्रोजेस्टेरॉन है ना, जेस्टेशन के पहले, प्रो बिफोर, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, जेस्टेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके पहले होगा जब भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ईस्ट्रोजन कब रिलीज हो रहा था? ईस्ट्रोजन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान रिलीज हो रहा था बेटा। जो थीका मेम्ब्रेन थी, जो डेवलपिंग फॉलिकल थे, डेवलपिंग फॉलिकल से थीका इंटरना के थ्रू रिलीज हो रहा था ईस्ट्रोजन। दोनों का हमने फंक्शन समझा दिया था। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि ये यहां से जो ओवर रिलीज हुआ है, जिसको हम सेकेंडरी ऊसाइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? हम सेकेंडरी ऊसाइड कह रहे हैं जिसको हम। इस सेकेंडरी ऊसाइड के बाहर यहां पे जो मेम्ब्रेन लेकर आया बेटा, ये इसको क्या बोल रहे हैं इस मेम्ब्रेन को? अरे बोलो, जोना पैलिसडा। इसके बाहर जो क्राउन लाइक अपीयरेंस वाली जो सेल थी, क्राउन अपीयरेंस वाली जो सेल्स थी, उनको क्या बोल रहे थे? कोरोना रेडिएटा। ठीक, कोरोना रेडिएटा बोल रहे थे। बोल, इसी फॉर्म में ये बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद बेटा अब इसको जाना है, सफर तय करना है फैलोपियन ट्यूब का। समझ रहे हो? कहां का सफर तय करना है? फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब के पास हमने कहा था बेटा, फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे, क्या नाम था? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से जो अटैच था बेटा, क्या नाम था उसका? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्री। फिम्ब्री लगातार बेटा, लगातार बीटिंग कर रही होती है, और फिम्ब्री के बीटिंग की वजह से ये जो सेकेंडरी ऊसाइड है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होता है और पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है फिम्ब्री के द्वारा। तो ये जो है, ये ट्रैप किया गया फिम्ब्री के द्वारा, और इसको फिर बाद में बेटा इसके अंदर, है ना, इसके अंदर पहुंचा दिया गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा दिया गया। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचने के बाद में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बेटा पहुंचने के बाद में इसको आगे की तरफ मूव करवाया जाता है, इसको आगे की तरफ मूव करवाया जाता है। और मूवमेंट के लिए बेटा हमने सिलेटेड एपिथेलियम बताया है। हमने कहा था सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, वही ऊपर की तरफ लेकर जाती है। यहाँ पे थोड़ा बड्डी बड्डी होंगे, आगे थोड़ा छोटी छोटी होंगी, लेकिन इनको मूव करवाने का काम करेंगे। तो सिलेटेड एपिथेलियम बेटा लगातार लगातार इस तरीके से चल रही होती है, ऊपर की तरफ लगातार ऐसे चल रही होती है, इसको ऊपर की तरफ भेजने का काम करती है। सिलेटेड एपिथेलियम ऊपर की तरफ जाता रहता है। अच्छा, जिस तरफ बेटा, अच्छा एक बात समझना, एक बार में, एक बार में सिंगल टाइम में बेटा ऐसा कभी नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दोनों ही ओवरी साथ में अपना जो है सेकेंडरी ऊसाइड रिलीज करे, इधर से भी आए इधर से भी आए। एक साथ दोनों तरफ से नहीं आता, एक ही तरफ से आएगा जब भी आएगा। समझ रहे हो? चाहे इधर वाली ओवरी से जाएगा, चाहे इधर वाली ओवरी से जाएगा, लेकिन बेटा एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है? अरे बोलो। हाँ, कहीं से पता चलेगा बेटा? वो है एक यहीं बैठा रहता है, वो बता देता है बहन तुम मत भेजना, इस बार ये भेज चुके हैं, है ना। बहन इस बार मतलब हमारी बारी है, अब नहीं तुम नहीं, तुम्हारा, तुमने पिछली बार भेज दिया था ना, अब इस बार हम भेजेंगे। ऐसे ऐसे होता है बेटा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये जब भेजती है तो ये नहीं भेजती, और ये भेजती है तो ये नहीं भेजती। दोनों का कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहता है बेटा। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं ना। हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, ये सारे एक दूसरे को, है ना, कोऑर्डिनेट करने के लिए ही तो हैं। बॉडी के हमारे जितने भी फंक्शन है बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग नहीं है। तो बॉडी में कहीं भी कुछ हो रहा होगा तो पता चलेगा। समझ रहे हो? इन लोगों को पता चलेगा, कनेक्टेड होते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि, है ना, एकदम कोई कनेक्शन नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, हम भी रिलीज कर दे तुम भी रिलीज कर दे, तो दो आ गया, है ना। ठीक है, चलो देखो, तो इधर से जाएगा तो इधर से नहीं जाएगा, और इधर से जाएगा तो इधर से नहीं जाएगा। जिस समय ये जा रहा होगा, जिस समय जा रहा होगा, है ना, उस समय होगा क्या बेटा कि अगर अगर स्पर्म आ गया, अगर स्पर्म आ गया, उस समय क्या हुआ, अगर मेटिंग हो गई, और मेटिंग की वजह से जो स्पर्म है वो भाई साहब आ गए। स्पर्म की मार्फोलॉजी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, है ना। हमने बेटा स्पर्म की मार्फोलॉजी के बारे में बात कर ली है आपसे, अब आज काम पड़ेगा उसका। क्यों मुस्कुरा रहे हो? स्पर्म, अच्छा वो आज आया नहीं है शिखर, स्पर्म भाई साहब आज आया ही नहीं, बताओ। कल भीगते हुए जा रहा था वो। तो आज जो है वो जुकाम की वजह से पीड़ित होंगे वैसे। हाँ,
अच्छा स्पर्म बह गया पानी में, अरे स्पर्म नहीं बह गया बताओ, तब तो बहुत समस्या बेटा। कोई बात नहीं, इलाज हो जाता है, हर एक चीज का इलाज है। हाँ टोपी, अच्छा ठीक है सुनो, देखो तो हुआ क्या कि जिस समय बेटा ये है ना ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होके जिस समय ये अंदर जा रहा था, अगर उस दौरान स्पर्म भाई साहब, कौन भाई साहब, स्पर्म भाई साहब मतलब शिखर भाई साहब, अगर ये जो है, अगर शिखर की एंट्री हो गई, मतलब स्पर्म की अगर एंट्री हो गई, ना 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 गंदी बात, नहीं गंदी बात। याद आ रहा है बेटा कुछ, ये क्या है, सांप, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा, इस तरीके के माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट को, इस तरीके के माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट को क्या बोल रहे थे, स्पाइरल अरेंजमेंट। नेबन कर्ण क्या बोल रहे थे बेटा, नहीं याद रखना, कोई मतलब का नहीं तुम्हारे। सुनो सुनो ध्यान दो, देखो हमने कहा था बेटा कि ये जो है स्पर्म भाई साहब हैं, और ये जो है अगर अगर मेटिंग हो गई, जिस समय ओवुलेशन हुआ है उसी टाइम पीरियड के दौरान जो है अगर मीटिंग हो गई, मीटिंग हो गई, तो मीटिंग के बाद में होगा क्या, मीटिंग के बाद में होगा ये कि ये स्पर्म जो है इंसेमिनेट हो गया, वेजाइनल ट्रैक के अंदर चला गया। अच्छा जब स्पर्म आ रहा होगा बेटा, तो स्पर्म अकेला तो आ नहीं रहा होगा, स्पर्म के साथ में और बहुत सारे लोग होंगे, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, बताओ, अरे बताओ, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और होंगी बेटा जो इसको कंप्लीट कर रही होंगी, है ना, जो इसके स्ट्रक्चर को, जो इसकी मूवेबिलिटी को है ना कुछ है ना एक मीडियम प्रोवाइड करवा रही होंगी, वो भी साथ में होंगे, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें इसके अंदर लगी होंगी। मतलब अगर मैं कहूं बेटा है ना, जैसे अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, क्लॉटिंग एंजाइम्स वगैरह रिलीज हो रहे थे, साथ में हम आपसे कह रहे थे कि जो समाइनल वेसाइकल है वहां से फ्रक्टोज वगैरह रिलीज हो रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्कॉर्बिक सारे रिलीज हो रहे थे। अच्छा तो ये जब स्पर्म बेटा एंट्री ले रहा है, तो इसके साथ में कैल्शियम हमें अभी जरूरत है बेटा, मेनली कैल्शियम, कैल्शियम आयन, है ना, ये भी रिलीज हो रहे होंगे, साथ में कुछ एंजाइम्स वगैरह भी रिलीज हो रहे होंगे, ये भी साथ में जा रहे होंगे। अच्छा होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्पर्म है बेटा ये मोटाइल स्ट्रक्चर है और ओवा नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल ये नॉन मटल्लो है और ये मटल्लो है ना, ठीक, और ये मटल्लो है, मतलब मोटाइल। अच्छा और अगर ये बेटा मोटाइल हैं तो किसकी वजह से है, जो फ्लैजला है उसकी वजह से, फ्लैजला की वजह से है, फ्लैजला मूवमेंट देता रहता है, लगातार मूव करता रहता है, इसकी वजह से इस पर मूव करता है, लेकिन बेटा इसके भी मूवमेंट करवाने की अपनी एक क्षमता है, इसके भी मूवमेंट करवाने की अपनी एक क्षमता है। तो ये आता है बेटा वेजाइनल ट्रैक में, लेकिन क्योंकि स्पर्म को कहां तक पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जरूर प्रोवाइड करवाएगा बेटा, लेकिन कितना, उसकी भी लिमिटेशन है ना, और फ्लैजला भी कितना ज्यादा मूव करेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फ्लक्स होना चाहिए, इसको स्टिमुलेशन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से, तभी ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। और कितने सारे मिलियन स्पर्म है जिनको साथ में रेस करना है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म है जिनको साथ में रेस करना है, और उसमें से जीतेगा कोई एक ही, बहुत कंपटीशन है। तुम लोग थोड़े से कंपटीशन से डरते हो बताओ, इतना भारी भरकम कंपटीशन हुआ है, तब जाके हम लोगों का जन्म हुआ है, समझ रहे हो।
है ना, बात समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, शब्दों में मत जाना, लेकिन समझो बात। इतना भयंकर कंपटीशन के बाद में स्पर्म पहुंचा और स्पर्म कह रहा भैया अब हम नहीं चल पाएंगे, हम थक गए हैं, अब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम नहीं बिहेव करें कैसे समझ में आएगा, नालायक। तो एकदम बेचारा थक गया है, थक गया है। अब यहाँ वेजाइनल ट्रैक तक आया, कह रहा अब हमें आगे जाने की हिम्मत नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ जो है स्टिमुलेटी, है ना, हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करवाए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, अच्छा। तो कैल्शियम आयन बेटा, कैल्शियम आयन कहता है अगर हमको अंदर भेज दो तुम, अगर हमको अंदर भेज दो, स्पर्म सेल के अंदर अगर हमें भेज दिया तुमने, तो हम जो है स्टिमुलस दे सकते हैं। क्योंकि जहां जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, जहां जहां में मूवमेंट की जरूरत होती है, बिना हमारे काम नहीं हो सकता। और इसीलिए तो हम आए हैं साथ में कि अगर हमें अंदर भेज दिया जाएगा तो मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसके पहले भी तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये बताओ तुमने ये पढ़ा है कि स्पर्म का जो मूवमेंट है, ये जो यूट्रस से और जो फैलोपियन ट्यूब तक जा रहा है किस तरीके से होता है, प्रोसेस का नाम क्या है और कैसे होता होगा? नहीं पढ़ा? नहीं, ओके, ठीक। हाँ हाँ, पूरा नाम बोलो। कैपेसिटेशन। क्या नाम है? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के अंदर होता क्या है समझो जरा बेटा। ये जो स्पर्म मूव कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, स्पर्म मूव करके जो अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपा। यही वो प्रोसेस है, यही वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा स्पर्म मूव करके जाता है। नॉर्मली स्पर्म मूव नहीं कर सकता बेटा इतना ऊपर तक, लेकिन होता क्या है, कैपेसिटेशन जैसा प्रोसेस होता है। कैपेसिटेशन के अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि स्पर्म अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है मोटिलिटी के लिए, मोटाइल होने के लिए, या फिर बेटा है ना फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। कैसे क्या होता होगा? इसमें होता ये है कि ये जो लगा हुआ बेटा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक्रोसोम वाले रीजन पे, या हम पूरे स्पर्म के रीजन की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। किसके द्वारा घिरा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने आपसे बताया है कि कोलेस्ट्रॉल का भी अमाउंट थोड़ा बहुत होता है। मेनली क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होता है, लेकिन सम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और बेटा आयंस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बेटा, यहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के रिलीज होने की वजह से थोड़ा मेम्ब्रेन जो है परमेबल होती है और कैल्शियम एंट्री कर जाता है। जो एक्रोसोम वाला रीजन है बेटा, जो एक्रोसोम वाला रीजन है, इस जगह से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू होता है ना। यहां से कोलेस्ट्रॉल ब्रेक करना शुरू करता है, ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। और इसके ब्रेकिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकिंग की वजह से ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम अंदर एंट्री लेना शुरू कर देता है। मेरी बात समझे? कैल्शियम अंदर एंट्री लेना शुरू कर देता है, और कैल्शियम के अंदर एंट्री लेने की वजह से बेटा, कैल्शियम एंट्री लेगा तो मोटिलिटी अपने आप बढ़ेगी, मूवमेंट होगा। समझ रहे हो? कैल्शियम ही सबसे नेसेसरी आयन है। हमने आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा दिया है बेटा। मूवमेंट के लिए जिम्मेदार आयन कैल्शियम होता है। कैल्शियम अंदर चला गया, कैल्शियम अंदर जाने की वजह से जो बेटा स्पर्म ऐसे ढीला ढाला हो गया था, कह रहा था अब हमसे नहीं चला जा रहा है, कैल्शियम जाता है, इसको स्टिमुलस देता है, कहता हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो, अभी तुम्हें सफर तय करना है। कहां तक जाना है? फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, उसके अंदर जाना है। जरा सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। तो हुआ क्या कि जो स्पर्म जो है आ रहा था बेटा, आ रहा था। अच्छा, इसको स्पर्म को तो पता नहीं है, स्पर्म को नहीं पता होता, क्योंकि ये स्पर्म को नहीं पता होता कि इधर वाले ने रिलीज किया, इधर वाले ने, इस ओवरी की तरफ से सेकेंडरी ओसाइट आया, इधर से आया, क्योंकि ये तो मेल बॉडी का पार्ट है ना, इसको थोड़ी ना पता है। तो ये कहता है हम जाएंगे दोनों रास्ते पे, जिधर मुलाकात हो जाएगी उधर ही से। तो वो जो शोले वाला डायलॉग होता है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, है ना। तो बाकी कोई नहीं बचता, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर गए आधे इधर गए। जाने के दौरान इधर गए, इधर वाले कह रहे इधर तो कुछ है ये नहीं, गड़बड़ हो गया, हमें बेवकूफ बनाया गया है ना, हमारे साथ धोखा हुआ है। इधर वाले गए, इधर वाले एकदम भागते भागते जा रहे थे, जो सबसे आगे भागता हुआ जा रहा था, आखिरकार उसको दिखता है सेकेंडरी ओसाइट। क्या दिखता है? लेकिन इसको ये पता चलता है कि सेकेंडरी ओसाइट को अंदर छुपाया गया है, खजाना जो है कहीं अंदर छुपा हुआ है,
बाहर बहुत सारे रक्षक लगाए गए हैं, इनको हमें इन बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, है ना। मुस्कुरा रहे हो बेटा, तुम कोई गंदा सोच रहे हो। हमें बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, ऐसे तो अंदर जा नहीं सकते, समझ रहे हो। तो यहां पे इन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए स्पर्म भाई साहब जब पहुंचते हैं, देख के दुखी हो जाते हैं, कहते हैं हम आए तो थे बड़े ताव में, लेकिन अब हमें जो है कुछ स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी फिर से एंट्री लेने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो, हमें एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी दोबारा से एंट्री लेने के लिए। बबुआ तुम लोग भी समझते रहो, है ना। ना लाइको कमेंट किया करो और लाइक किया करो, समझे, है ना। और बताया करो बहुत अच्छा पढ़ाते हो क्या। हाँ भाग जाएंगे, नहीं भागना नहीं यार प्लीज, और लोग बुला के लेके आओ यार, हम गरीब आदमी, सब्सक्राइबर कर दे दिया करो यार, ऐसे थोड़ी नहीं होता। और अगर पढ़ना हो तो अयोध्या फैजाबाद के अंदर बेटा अपना ऑफलाइन सेंटर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, आके देखोगे मजा ही आ जाएगा, समझे। हाँ, चलो आ जाओ इधर देखते हैं। मजाक नहीं कर रहे थे, सही कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही थी, है ना। अच्छा पढ़ाने वाली बात सही थी, और अयोध्या फैजाबाद के अंदर है, ये भी सही है। चलो आ जाओ इधर आओ, देखो ए नालायक नहीं, इधर देखो बेटा, देखो ध्यान दो, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए वरना तुम लोग बोर हो जाते हो। देखो बात सुनो, स्पर्म बेटा जब अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है जिससे हम मिलने के लिए आए थे, ये सेकेंडरी ओसाइट तो बड़े बैरियर्स के साथ घिरा हुआ है, अंदर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जो है करना होगा। तो एक्रोसोम कहता है हमें किस दिन के लिए लेकर आए हो, भाले जैसे हम दिख रहे हैं, क्यों आए हैं हम तो इसीलिए आए हैं ना कि ड्रिल करेंगे जहां पे जाएंगे। इधर आ जाओ बेटा, नहीं कंटा मारेंगे हम तुमको, अभी से घुटने में दर्द तुम्हारे। कहां पे, घुटने पे लगी है, क्या 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 कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बेटा बता रहे हैं, रुको रुको देखो। तो जब स्पर्म पहुंचता है बेटा यहाँ तक, है ना, आते आते ये बबुआ भाई साहब जो है यहाँ तक पहुंचे, और ये भी आ रहे थे। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है बेटा मैक्सिमम मूव करके कहां तक जाता है, एम्पुला रीजन तक। कहां तक, एम्पुला। पहले एनसीईआरटी ने बेटा, जो बच्चे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी बेटा वो करेक्ट जरूर कर लेंगे, पहले एनसीईआरटी ने एम्पुलरी स्टमक जंक्शन लिख रखा था कि फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है बेटा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट एम्पुलरी रीजन। कहां पे, एम्पुलरी रीजन मतलब एम्पुला वाले रीजन पे होता है। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से, तो बात ये है बेटा कि यहाँ पे स्पर्म जब पहुंचता है तो ये पहुंचा रहता है कहां पे, एम्पुलरी रीजन तक। कहां तक, एम्पुलरी रीजन तक। अब स्पर्म आता है तो स्पर्म के पास में जो एक्रोसोम है बेटा, इस एक्रोसोम के अंदर कुछ रिएक्शंस चलती हैं जिनको एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर बेटा, क्योंकि हमने ये कहा था कि एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे गॉल्जी बॉडी वगैरह है बेटा जो पैकिंग का काम करेंगे, एंजाइम फॉर्म करने का काम करेंगे, उनको पैक करने का काम करेंगे। तो हमने कहा था यहाँ पे एक्रोसोम वाले रीजन में बेटा, है ना, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन कैटेगरी के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर कई सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंजाइम हो सकते हैं। कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं ये बताओ बेटा। जब आएगा स्पर्म, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम इधर बनाते हैं, ये तो बना है बेटा, ये तो है ही है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारी चीजें समझानी है आपको, और उस समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक प्यारे से स्ट्रक्चर की। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, देखो अब यहाँ पे बेटा मैं, है ना, वैसा वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप समझो हम ये कह रहे हैं जब ये यहाँ पे आएगा तो एक्रोसोमल रिएक्शन चलेगी। अब ये बताइए, सबसे पहली बात बताइए बेटा, ये सबसे बाहर जो कोरोना लाइक सेल्स दिख रही हैं, इनका नाम क्या है, कोरोना रेडिटा। अरे बोलो, ये कोरोना रेडिटा की सेल्स है, इसके अंदर जोना पेलुसिडा है,
और यहां पे है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है अंदर वाली, सबसे अंदर वाली है। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अब ये जब स्पर्म आएगा सबसे पहले इसकी मुलाकात होगी कोरोना रेडिएटा से। कोरोना रेडिएटा की सेल आपस में चिपकी होती हैं, सीमेंटिंग मटेरियल के द्वारा बेटा आपस में चिपकी होती है, और उस सीमेंटिंग के लिए, उसको जोड़ने के लिए, सीमेंटिंग करने के लिए एक स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है बेटा, जिसका नाम है हाइलोरोनिक एसिड। क्या नाम है? एनिमल टिश्यू अगर कभी पढ़े होगे बेटा तो इसका नाम आया होगा, हाइलोरोनिक एसिड, है ना। ये आपस में सेल को जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पे प्रेजेंट होता है बेटा कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में, ये जो सेल्स हैं बेटा, यहां पे प्रेजेंट होता है हाइलोरोनिक सीमेंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसको ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम बेटा जो इसको ब्रेक करेगा, नाम क्या होगा? एज लगा दो, हाइलोरोनिडेज। क्या लगा दो? जैसे डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज, आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, है ना, समझ रहे हो, है ना। तो ये हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम बेटा सबसे पहले रिलीज होता है, जिसका नाम है हाइलोरोनिडेज। क्या नाम है? हाइलोरोनिडेज आता है, और जो ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं बेटा, जो आपस में जुड़ी जुड़ी हैं, इनको अलग अलग करने का काम करता है। इनको क्या करता है? अलग अलग करने का काम करता है। अलग अलग जब हो जाती हैं, सेल्स बिखर गई, तब भी जब स्पर्म एंट्री लेता है तो भैया कोरोना रेडिएटा की सेल्स तो है ही है, बिखरी जरूर है, ये आपस में जो ग्लू हुई थी वो टूटी जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत सारे स्पर्म आते हैं जिनकी बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं यार फिर दिक्कत हो रही है, बहुत ढेर सारी सेल है। तो ऐसा कोई एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से इनको पेनिट्रेट कर दिया जाए, इन्हीं को ब्रेक कर दिया जाए, कोरोना रेडिएटा की सेल्स को। अभी तो आपने जो सीमेंट था बेटा, उस सीमेंट को हटाया है, अब आप सेल को ही तोड़ने जा रहे हो, समझ रहे हो। अब आप क्या करने जा रहे हो? सेल को ही पेनिट्रेट करने जा रहे हो। तो एक्रोसोम वाले रीजन से एक सेकंड एंजाइम बेटा रिलीज होता है, जिसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या नाम है? सीपीई। सेकंड एंजाइम बेटा रिलीज होता है, इस सेकंड एंजाइम का नाम है सीपी, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम है, सीपीई नाम है, समझ रहे हो। क्या नाम है बेटा? कोरोना पेनिट्रेटिंग, ओके। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आता है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, इनको पेनिट्रेट करता है, इनको ब्रेक करने का काम करता है, इनको ब्रेक करवाता है, समझ रहे हो। ठीक है, अरे बोलो, गुड। इनको भी ब्रेक करवा दिया। इसके बाद स्पर्म पहुंचा, इसको लगा अब तो मजे ही मजे, अब तो हमने सारी सेल को हटा दी है। जब पेनिट्रेट करके अंदर तक पहुंचता है तो इसको पता चलता है एक मेम्ब्रेन और है, तो और ज्यादा खराब मेम्ब्रेन है यार, इसका नाम जोना पेलुसिडा है। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। अब जब जोना पेलुसिडा के पास में पहुंचता है तो कहता अंदर जाने दो, कहता नहीं जाने देंगे, कहता प्लीज, कहता प्लीज से काम नहीं चलेगा, नहीं जाने दो, कहता नहीं जाने देंगे। तो कहते हैं अच्छा रुको, कार्यक्रम कुछ करते हैं तुम्हारे साथ, ऐसे तो नहीं जाने दो। फिर से एक एंजाइम रिलीज करता है, फिर से एक एंजाइम बेटा, उस एंजाइम का नाम है थर्ड एंजाइम एक्रोसीन। एक्रोसीन कौन सा एंजाइम? एक्रोसीन नाम का एंजाइम बेटा रिलीज करता है, और ये एक्रोसीन एंजाइम पेनिट्रेट करवाने में मदद करता है। जो जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन है बेटा, उस जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करवाने में मदद करता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, यस। हाँ, पूरा नहीं ब्रेक करेगा। अगर पूरी जोना पेलुसिडा अगर ब्रेक कर जाएगी बेटा, दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो। एक स्पर्म जाता है, एक स्पर्म जैसे बेटा जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को टच करता है, प्रोटीन रिलीज करता है, वो अंदर चला जाता है, बाकी तुरंत के तुरंत
जोना पेलिसुडा अपने स्ट्रक्चर में ऐसा बदलाव करता है कि कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंट्री ना ले पाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो पेनिट्रेशन होता है यहाँ पे, एक्रोसीन रिलीज हुआ एक्रोसोम वाली जगह से स्पर्म के। और अच्छा एक बात और भी समझो बेटा, यहाँ पे ना ये जोना पेलिसुडा की जो मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम तो रिलीज हो रहा है, साथ में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इसके लिए यहाँ पे, है ना, इसके लिए स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर से जैसे ये टच होता है स्पर्म का हेड, जैसे टच होता है यहाँ पे जानते हो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही टच करेगा इस ये है ना मतलब रिसेप्टर से जैसे टच करेगा, रिसेप्टर तुरंत ही पूरी जोना पेलिसुडा के मेम्ब्रेन के अंदर कुछ बदलाव करेगा, कुछ सिक्रीशंस डालेगा। उन सिक्रीशंस की वजह से जोना पेलिसुडा एक ऐसी लेयर बन जाती है जिसको अब कोई स्पर्म दोबारा से पेनिट्रेट ना कर सके। समझ रहे हो? एक ही स्पर्म की एंट्री होगी। और स्पर्म की भी एंट्री कैसे होगी? स्पर्म बेटा केवल अपना न्यूक्लियस लेके, अपना हेड लेके अंदर जाता है और कुछ बचता नहीं है इसका, केवल न्यूक्लियस स्पर्म का जाएगा। थोड़े बहुत अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह चले जाते हैं, वरना स्पर्म ही जाता है, साइटोप्लाज्म वगैरह इसका नहीं जाता। ये बात यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात जेनेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बताते हैं। समझ रहे हो? वहां पे जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे हम ये कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए, है ना, लेकिन अभी यार बहुत सारे लोगों के ऊपर से चला जाएगा, जेनेटिक्स वाली बात हम करेंगे तो बात ये है ना बेटा कि जैसे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स तो मदर और फादर दोनों से आते हैं, लेकिन जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो केवल और केवल जो मदर है उसी के जाएंगे जाइगोट के अंदर, फादर के कभी नहीं जाते। उसका रीजन ही यही है क्योंकि जब स्पर्म एंट्री लेता है तो स्पर्म का केवल न्यूक्लियस वाला पार्ट बेटा अंदर जाता है, बाकी सब बाहर रह जाता है ना, थोड़े बहुत अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, बाकी सब बाहर रह जाता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? ठीक, जब जो है ये एक्रोसिन रिलीज हुआ और बेटा स्पर्म पेनिट्रेट किया, स्पर्म पेनिट्रेट करके अंदर पहुंचा, इसने इन सब सेल को है ना तोड़ा, है ना, और इसको पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया इसने, है ना, किसको क्रॉस किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, क्रॉस करके इसके साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया बेटा? साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया। साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचने के बाद में तैरता रहता है, इसी के अंदर तैरता रहता है। अब जरा याद करिए, oogenesis याद करो। oogenesis जब हम पढ़ा रहे थे बेटा तो हमने आपको कई सारी चीजें बताई थी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब हम सीक्वेंस पढ़ा रहे थे बेटा तो हमने कहा था कि फर्स्ट अरेस्ट कहां पे हो रहा था, जो oogenesis का अरेस्ट था, oogenesis अरेस्ट सबसे पहली बार कहां हो रही थी? मियोसिस फर्स्ट में, दूसरी बार मियोसिस सेकंड में। जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज हुआ था बेटा, क्या सेकेंडरी oocyte oocyte के अंदर तुरंत कन्वर्ट हो जाता है? कब कन्वर्ट होगा? जब स्पर्म मिलेगा। अगर स्पर्म से मुलाकात ना होती सेकेंडरी oocyte की तो कभी सेकेंडरी oocyte oocyte के अंदर कन्वर्ट ही ना हो पाता। इम्पॉसिबल है कन्वर्ट होना सेकेंडरी oocyte का oocyte के अंदर अगर स्पर्म ना मिले तो। मेरी बात समझ रहे हो? oocyte का फॉर्मेशन कब होता है? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन बिगिन होने वाला है, होने ही वाला है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन अभी इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है। या कई बार ऐसा होता है जैसे ही जोना पेलिसुडा की मेम्ब्रेन को टच करता है पता चल जाता है और इधर जो है मियोसिस सेकंड अपने आप को कंप्लीट करता है, डिवीजन कंप्लीट होता है और जो सेकेंडरी oocyte था ये oocyte के अंदर कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो? oocyte के अंदर कन्वर्जन कब होगा बेटा? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। कब होगा? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर के जस्ट पहले oocyte के अंदर कन्वर्जन होगा सेकेंडरी oocyte का, उसके पहले नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो स्पर्म था बेटा, पहुंचा और पहुंचने के बाद में ये केवल अपना न्यूक्लियस अंदर लेकर गया, कुछ अमाउंट में क्या लेकर गया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका न्यूक्लियस फ्यूज कर गया इसके साथ में। क्या कर गया? न्यूक्लियस फ्यूज कर गया। फ्यूजन के पहले ही जो सेकेंडरी oocyte था किसमें कन्वर्ट हो चुका है? oocyte के अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है बेटा, और इसके बाद में फ्यूजन के बाद में क्या बना? जाइगोट। क्या बना? पहले ये नहीं, पहले वो बताना है बेटा। वो में क्या बताना है? कुछ नहीं बताना, हम सब बताएंगे, ठीक है? नहीं, वो अभी बाद में, पहले ये बताना है।
ये में क्या बताना है, वो बताना है, वो में ये बताना है, वो ये है कि ये जो जाइगोट बना है बेटा, समझे, वो ये है कि वो ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट के अंदर अब डिवीजन स्टार्ट होगा। समझ रहे हो, जाइगोट के अंदर क्या होगा बेटा, क्या देखे, मजे वाली चीज सब देखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई वाली, वायरल करना, वायरल अभी बताएंगे अभी हम। सुनो बेटा, जाइगोट जो है, जाइगोट के अंदर हुआ क्लीवेज डिवीजन, और ये वो वाला नहीं है, ये वाला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी जो मैं लिख रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। ये वो वाला नहीं है, ये वाला है। सुनो, तो ये जो क्लीवेज डिवीजन है बेटा, इसके अंदर है क्या, तुमने एक एप्पल लिया, एप्पल को चाकू से काट दिया बीच से, तो हम इस जाइगोट को बेटा कटिंग करने जा रहे हैं, जाइगोट की कटिंग करने जा रहे हैं, और कौन सा डिवीजन चलेगा, क्लीवेज डिवीजन तो चलेगा, क्लीवेज के अंदर कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस क्यों नहीं चलेगा, मियोसिस क्यों नहीं चलेगा, नहीं नहीं बताओ बताओ, ऐसे कैसे हम मान नहीं, मियोसिस क्यों नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन होना है, क्यों इक्वेशनल होना है, डिडक्शन क्यों नहीं होना है, हाँ बेटा, सुनो सुनो ध्यान दो, तुम लोग समझदार हो चुके हो, मैं यही चेक करना चाह रहा था तुम लोगों के अंदर समझदारी आएगी नहीं, लेकिन हो चुके हो तुम लोग प्रॉपर समझदार बेटा। ये जो क्लीवेज है बेटा, ये माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस का काम हमने क्या बताया था बेटा, माइटोसिस मियोसिस का सिग्निफिकेंस हमने बताया था ना, हमने कहा था मियोसिस का सिग्निफिकेंस गैमीट फॉर्मेशन के लिए है, केवल हमारी बॉडी में मियोसिस केवल और केवल गैमीट फॉर्मेशन के लिए होगी, बाकी हर जगह पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। सेल का नंबर इंक्रीज करना है, रिपेयर करना है, रीजनरेट करना है, समझ रहे हो, हर जगह पे क्या है, माइटोसिस। तो यहां पे सेल का नंबर ही तो बढ़ाने जा रहे हो आप, सेल का नंबर ही तो बढ़ाने जा रहे हो। सिंगल, हमने क्या कहा था, जाइगोट जब फॉर्म होता है बेटा, हम लोग इस दुनिया में सबसे पहले इसी गुच्ची से सेल के फॉर्म में आए थे, जिसका नाम था जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसीलिए अमीबा कह रहा था तुमसे कि ज्यादा भौकाल मत बनाया करो हमारे सामने, ज्यादा भाव मत खाया करो, तुम भी कभी हमारे जैसी थी। कब, फाइलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट के फॉर्म में। अरे अमीबा के साथ, अमीबा के सामने खा रही थी तुच्छ प्राणी, जैसे लॉकी ने उसके सामने, थैनोस के सामने कह, नहीं वो क्या नाम है उसका, हल्क 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 के सामने कह दिया था लॉकी ने। लॉकी को जानते हो ना, अरे वही लॉकी लॉकी लॉकी, हाँ वही। तो उसने कह दिया तुम तुच्छ इंसान, ऐसे करके कुछ कह दिया था उसको, बस उसने कपड़े की तरह धो डाला था, ऐसे ऐसे करके। देखे नहीं वाला सीन, कोई नहीं देखा, अरे यार तुम लोग क्लिप्स नहीं देखते, हिंदी डबिंग नहीं देखते, कहाँ पैदा हुए बेटा, फॉरेन, अच्छा रहने दो, अब पढ़ जाते हो भाग्य, कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो है ना, इस पे तो बेटा रहने दो, आ जाओ देखो। चलो देखो इधर देखो, जाइगोट जो है यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर जाइगोट के अंदर अभी होने वाला है माइटोसिस डिवीजन। क्यों जरूरत है माइटोसिस की, क्योंकि तुम सिंगल सेल के फॉर्म में तो रहना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि अमीबा ने तुमसे कह दिया था कि बहुत मार पड़ती है यार, तुम करोगे ग्रोथ और लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन कर रहे हो। वो वाला कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी में ना रहे, जब ग्रोथ करो तो ग्रोथ समझ में आए, जब रिप्रोडक्शन करो तभी लोग रिप्रोडक्शन के लिए कहें, है ना, तभी कहेंगे तुमने किया, है ना, वरना उसके पहले मतलब है ना दिक्कत हो जाती है। इसलिए तुमने सोचा कि हम जाइगोट के फॉर्म में नहीं रहेंगे, हम बनेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो तुमने डिवीजन स्टार्ट किया, मतलब तुमने मतलब जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ बेटा, नाम क्या था, क्लीवेज डिवीजन। और इस दौरान होता क्या है, ये जो जाइगोट की सेल है लगातार लगातार बेटा 1 से 2 में, 2 से 4 में, है ना, पहले 1 से 2 में कन्वर्ट होगी, 2 में कन्वर्ट होगी, फिर 2 से 4 में कन्वर्ट होगी, फिर 4 से 8 सेल बनेगी,
8 से 16 सेल का फॉर्मेशन होगा, ऐसे से सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो बोलो, समझ रहे हो? और आखिरी में बेटा जो 16 सेल फॉर्म होती है बेटा, 16 सेल स्टेज का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको नाम क्या देते हैं? नाम क्या देते हैं? मारूला। और मारूला के बाद में फॉर्म होती है ब्लास्टूला, है ना? मारूला फॉर्म होती है और मारूला के बाद में बेटा क्या फॉर्म होता है? मारूला, और मारूला के बाद में फॉर्म होता है ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला ही बेटा अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है टिश्यूज का, और ब्लास्टूला किसमें अपने आप को कन्वर्ट करती है बेटा? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करती होगी बेटा? हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट 16 सेल स्टेज का सेल है। अरे बोलो कितनी सेल का है? 16 सेल का है। अब अगर इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है तो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या क्या होता होगा, जरा ध्यान से सुनिए। सपोज करिए बेटा ये कितनी सेल स्टेज है? 16 सेल वाली है। तो ये करता क्या है, इसकी जो कुछ सेल है बेटा, कुछ सेल है ना, कुछ सेल जो पेरिफेरल सेल है, पेरिफेरल सेल फ्लैटेंड हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा? फ्लैटेंड हो जाती हैं, और फ्लैटेंड होके फ्लैटेंड होके बेटा ये एक लेयर फॉर्म करती हैं, जिस लेयर का नाम कोई बताए। ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। इस लेयर का नाम क्या हो जाता है? ट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता क्या है बबुआ? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ग्रुप ऑफ सेल्स अंदर में जो होती हैं बेटा, वो एक तरफ जाके लाइंड हो जाती हैं। पहले बिखरी हुई रहती है सारी सेल, फिर इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता रहता लगातार। डिफरेंशिएशन की वजह से होता क्या है बेटा? एक ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म हो जाती हैं और एक कोने में आके अरेंज हो जाती है। पूरी की पूरी सेल बेटा एक कोने में आके अरेंज हो जाती हैं, और इन सेल को हम बोलने लग जाते हैं इनर सेल मास। क्या बोलने लग जाते हैं? इन सेल्स को हम बोलने लग जाते हैं बेटा इनर सेल मास। क्या बोलने लग जाते हैं? इनर सेल। समझ रहे हो? इनर सेल मास। और जब ये सेल एक तरफ जाके अरेंज हो गई बेटा, तो जो खाली स्पेस बचा ये कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर बेटा? कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है और उसको कवरिंग देने के लिए कोई मेम्ब्रेन आ रही है सेल की, तो उसको हम सिस्ट बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं ब्लास्टो। और यही वो स्ट्रक्चर है बेटा जो जाके इंप्लांट करता है। कहां पे? एंडोमेट्रियम की वॉल पे। यहां पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है बेटा, इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे जाके पेनिट्रेट करता है। यहीं पे जाके अटैच करता है खुद को, और अटैच करके एंडोमेट्रियम के अंदर अपने आप को धसाना शुरू करता है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे ये जो सेल आई है बेटा, इस सेल को आप नाम क्या दे रहे हो? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट नाम दे रहे हो, है ना? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रोपोब्लास्ट है बाहर, और अंदर में बेटा इनर सेल मास है। इनर सेल मास है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती, पेरिफेरल सेल यही तो है। ट्रोफोब्लास्ट की सेल बेटा अपने आप को और ज्यादा डिवाइड करती हैं और अपने आप को इन्वेजिनेट करने लग जाती हैं। इन्वेजिनेट करने लग जाती है कहां पे? एंडोमेट्रियम के अंदर। कहां पे पेनिट्रेट करने लग जाती हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम के अंदर जब पेनिट्रेट करने लग जाती है बेटा, तो उससे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसका नाम क्या है? यस, कोरियोनिक विलाई। क्या नाम है बेटा? कोरियोनिक विलाई, है ना? ये जब अंदर की तरफ अपने आप को धसाने लग जाती हैं, लगातार अपने आप को धसाने लग जाती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक लेयर फॉर्म, एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होता है जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। लेकिन उसके भी पहले होता क्या है बेटा? ये जब धसती हैं तो यूट्रस भी इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको पकड़ बनाने के लिए इसके ऊपर बेटा एक लेयर जनरेट करता है, एंडोमेट्रियम की लेयर इसके ऊपर चढ़ा देता है और इसको कवर कर लेता है पूरी तरीके से।
मेरी बात समझ रहे हो? जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी बेटा, इस एंडोमेट्रियम की लेयर को रैप्चर करके ये अंदर घुसता है, और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन लगातार हो रहा होता है, तो उसके सिक्रीशन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरीके से कवर कर ले जाती है किसको, इस ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, अपने अंदर अच्छे से पकड़ के रख लेती हैं। समझ रहे हो? इसने भी बढ़िया से मेम्ब्रेन चढ़ा ली और इसने इन्वेजिनेशन कर दिया। इस इन्वेजिनेशन को नाम क्या दिया गया बेटा? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया? कोरियोनिक विलाई। अच्छा, तो ये जो यूट्रस की लेयर है, ये कहती जब तुम हमारे अंदर है ना लगातार इन्वेजिनेशन कर रहे हो, लगातार उंगली धसा रहे हो, तो हमारा भी उंगली करने का मन कर रहा है, हम भी करेंगे। ये भी इधर से जो है स्टार्ट कर देता है इन्वेजिनेशन, ये भी लगातार इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देता है। इधर से इन्वेजिनेशन आया बेटा, नाम क्या था? कोरियोनिक विलाई। इधर से आ गया, दोनों जुड़ गए एक दूसरे से, बहुत अच्छे से जुड़ गए। जुड़ने की वजह से एक हॉली कनेक्शन बना बेटा, जिसका नाम था प्लेसेंटा। क्या बना? प्लेसेंटा। यहां पे धसने की वजह से, दोनों तरफ इन्वेजिनेशन की वजह से एक स्ट्रक्चर बना बेटा, जिसका नाम था प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही वो कनेक्शन है जिसके द्वारा प्लेसेंटा ही बेटा, प्लेसेंटा के अंदर बहुत ढेर सारी ब्लड सप्लाई करी जाती है। प्लेसेंटा ही वो कनेक्शन है जिसके द्वारा मां जो अपना नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो बच्चे तक सप्लाई करती है। और प्लेसेंटा भी फीटस से किस फॉर्म में जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा भी फीटस से बेटा किस फॉर्म में जुड़ता है? प्लेसेंटा जो फीटस है बेटा, फीटस से अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ता है। किसके थ्रू बेटा जुड़ता है? अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड तो सभी लोग देखे होंगे, है ना? बच्चा जो पैदा होता है तो छोटा सा, है ना, नाभि से जो निकला रहता है, नेवल से जो निकला रहता है, छोटा सा पार्ट एकदम, है ना, काले काले कलर का दिखता है, लेकिन शुरू में जिस समय पैदा होता है बेटा, वो एकदम बढ़िया से दिखता है, डक्ट जैसा होता है, उसको कैंची से कट किया जाता है ना? कट करके डॉक्टर उसको, है ना, मतलब, है ना, रैप कर देते हैं, बांध देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे उस पर कुछ मतलब, है ना, सब्सटेंसेस लगा देते हैं, जिससे वो सूख जाए। धीरे धीरे करके वो सूख जाता है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा? वो सूख जाता है ना? तो समझिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बना कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई के बाद प्लेसेंटा बना, और प्लेसेंटा से बेटा, प्लेसेंटा ने जुड़ाव एस्टैब्लिश किया, किसके साथ में? जुड़ना पसंद किया, किसके साथ में? यूट्रस के फीटस के साथ में। किसके थ्रू? अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू। इतनी बात समझे? ठीक है। हार्मोन बेटा बहुत सारे रिलीज होते हैं। जैसे कोरियोनिक विलाई बनेगी, तुरंत ही हार्मोन निकल के आएगा, जिस हार्मोन का नाम है HCG। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियन के बनने की वजह से जो गोनेडोट्रोफिन रिलीज हो रहा है बेटा, उसका नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और बेटा ये जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, मतलब आप ऐसा कह सकते हो बेटा, इम्प्लांटेशन हुआ नहीं कि रिलीज होना, मतलब आप कह सकते हो बेटा, है ना, मेटिंग के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन से बेटा, फर्टिलाइजेशन के मान के चलिए, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो उसके बाद मान के चलिए 10 दिन का समय लगता है ना, 10 दिन का लगभग समय लगता है ना? उसके बाद में, है ना, ये यूरिन के थ्रू 10 से 12 दिन के बाद यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के रिलीज होने की वजह से बेटा, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है तो यूरिन के थ्रू भी पास होगा, है ना? तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट आते हैं बेटा। एक तो ग्रेविडेक्स टेस्ट होता है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी नीट वाले ने, नीट के अंदर पूछा जा चुका है, ग्रेविडेक्स टेस्ट, है ना? हाँ, ग्रेविडेक्स, है ना, ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो ग्रेविडेक्स टेस्ट पूछा जा चुका है इसके बारे में, है ना? इसी HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, इसी के द्वारा होता है। प्रेगा न्यूज वगैरह बेटा तुम लोगों ने सुन रखा होगा, है ना? ठीक है, वो भी जो पिंक पिंक कलर हो जाता है ना, यूरिन डालने पे, है ना, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस, स्ट्रिप एक पतली सी होती है, उस स्ट्रिप के ऊपर यूरिन की कुछ बूंदे डालो। अगर प्रेगनेंसी है, HCG अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन अगर आ रहा है आपकी यूरिन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी है। और अगर HCG आएगा उस यूरिन के थ्रू, तो तुरंत ही स्ट्रिप का कलर चेंज होकर पिंक टाइप का हो जाता है बेटा, और ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है प्रेगनेंसी। समझ रहे हो? प्रेगनेंसी से कंफर्म हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका प्रेगनेंसी चेक करने का, तो आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने सीरियल्स और पिक्चर वगैरह में खूब देखा होगा ये सब, है ना? कई बार होता है कि वो आजकल जमाना लिव इन वाला है, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना?
अपने शहर में कम है, बाकी है ना मेट्रो सिटीज में है, बहुत ठीक ठाक है। तो वहां पे लोग साथ साथ में रह रहे होते हैं और रह रहे होंगे तो समझ ही रहे हो, है ना। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज होता है कोरियोनिक विलाई से, कोरियोनिक विलाई के बनने की वजह से, है ना। आपका ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जैसे ह्यूमन कोरियोनिक विलाई बनेगी बेटा, तुरंत प्लेसेंटा रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक, यस, है ना। ऑर्गेनिक विलाई बनेगी तब प्लेसेंटा बनेगा। ठीक, इतनी बात समझे? अभी और पढ़ाना है? हाँ, नया दिन नया टॉपिक। अच्छा बेटा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया है सेक्स डिटरमिनेशन का, वो पढ़ा देना, पढ़ा दें। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एकदम एकदम नन्ना सा टॉपिक है। हाँ, अच्छा, रुको रुको रुको, देखो, हाँ रुको, देखो सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर बेटा, जरा वासनी कितना टाइम हो रहा है उस हिसाब से, 10:05, तो रुको जाओ यार। सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन के अंदर बेटा, जरा इसको सुनिए ध्यान से, देखो सेक्स डिटरमिनेशन बेटा ह्यूमन के अंदर, अगर हम मेल की बात करें तो XY होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो मेल के अंदर बेटा क्या होता है, XY होता है, और फीमेल के अंदर XX होता है। ठीक है, ये बताओ अगर फीमेल बनना है, अगर जो फीटस है बेटा, जो जाइगोट है, वो अगर फीमेल के रूप में डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर दोनों XX वाले आ गए, और अगर मेल के रूप में डेवलप कर रहा है इसका मतलब XY वाला आया है। आप जरा सुनिएगा ध्यान से, ये बताओ हमेशा ही बेटा जब भी कभी फ्यूजन होता होगा तो फ्यूजन के दौरान X वाला भी आ सकता है, Y वाला भी आ सकता है मेल से, फीमेल से हमेशा X आएगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई ये होमोजाइगस पेयर है ना, होमोजाइगस से हमेशा XX ही आएगा, मेरी बात समझ रहे हो, दोनों XX हैं, यही आएंगे, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, ये हमेशा फीमेलनेस के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर हम ये कहें मेल की तरफ से बेटा, इसके पास पूरा पूरा चांस रहता है, हमेशा 50% चांस रहता है कि X जा सकता है या Y जा सकता है। तो सही मायने में अगर मैं तुमसे कहूं, मैं एक बार बेटा है ना फॉर्म करके, गैमेट फॉर्म करके और गैमेट से है ना ऑफस्प्रिंग फॉर्म करके तुमको दिखाता हूं, है ना। जैसे सपोज करिए बेटा मेल का X आया और इसके X के साथ में फीमेल का X आया, तो जो जाइगोट बना वो जाइगोट कौन सा वाला होगा, XX होगा। अगर XX होगा तो जो जाइगोट बनेगा बेटा, जो जाइगोट डेवलप करेगा वो फीमेल के रूप में डेवलप करेगा। अगर 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 इसकी तरफ से बेटा Y आया और इसकी तरफ से क्या आ गया, X आ गया, तो ये किस रूप में डेवलप करेगा, XY के रूप में डेवलप करेगा, मतलब ये मेल बन जाएगा। अगर इस X के साथ में ये वाला X आ गया तब भी फीमेल, और इस Y के साथ में अगर ये X आ गया तो XY मतलब मेल। मेरी बात समझ रहे हो? हमेशा पहली बात तो बेटा प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल बनने की 50% होती है हमेशा। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जिम्मेदार फैक्टर किसके अंदर है, जो मेल है उसके अंदर या जो फीमेल है उसके अंदर है, बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है वो मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर है, किसके अंदर है, मेल के अंदर। तो हमारे सोसाइटी के अंदर बेटा जो कुप्रथा है ब्लेम करने की हमेशा फीमेल को, कि बच्ची हुई तो उसके लिए हमेशा फीमेल को ब्लेम किया जाता है। हमारे दिमाग के अंदर मतलब है ना ऐसा कूड़ा भर दिया गया है, बहुत पहले से भरा गया है बेटा, और अभी भी बहुत हद तक नहीं निकल पाया है ना। अभी भी लोग मतलब है ना, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है इसमें, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार इतना नहीं हो पाया है कि अभी पूरी तरीके से ही हुआ है बेटा। फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज्यादा होता है अभी भी, हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर तो बहुत ज्यादा है फीमेल फोर्टिसाइड रेशियो। फीमेल और मेल का रेशियो सबसे अच्छा तुम्हें केरला में दिखाई पड़ेगा, है ना। लेकिन है ना हरियाणा, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं है, बिहार के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं है, MP के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में वर्स्ट सिचुएशन है।
उनके खून में है बेटा, वो उनके खून में है, मतलब वो स्पोर्ट्समैनशिप की तुम बात कर रहे हो ना, उनके खून में होता है वो, उनके अंदर जुनून होता है सीखने का हर एक चीज का। संघर्ष संघर्ष से जो आगे बढ़ता है तो मजबूत ही होता है ना, वहां पे है ऐसा। हरियाणा के अंदर अभी भी ऐसा है कि वो मेल डोमिनेटिंग स्टेट है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी है ना जो लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो वो फिर नाम रोशन करती है बहुत सारा। अभी विनेश फोगाट को देख लो, कितना बड़ा आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन है ना नाम बनाया उसने, ठीक है। देखो, तो एक चीज समझ के रखना बेटा, जो जिम्मेदार फैक्टर होता है वो मेल के अंदर लाई करता है, ना कि फीमेल के अंदर। तो लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेल है, फीमेल नहीं है। तो ब्लेम अगर करना भी चाहिए तो किसको करना चाहिए? मेल को करना चाहिए। हालांकि बेटा ये बात ही नहीं उठनी चाहिए ब्लेम करने की ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप डिवाइड करके देख रहे हो मेल फीमेल को ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अभी भी हमारे वो जो पूर्वज हैं और मतलब हम, हमारी भी जो जनरेशन है, आपकी भी जो जनरेशन है, क्योंकि हम लोग ज्ञान किससे ले रहे हैं? उन्हीं लोगों से तो ले रहे हैं। तो कूड़ा करकट जो उनके अंदर भरा है वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाता है ना। तो मतलब जब तक वो नहीं होगा ना, जब तक डिवीजन खत्म नहीं होगा, तब तक, जब तक लोग इक्वल तरीके से, कहना इक्वल और समझना दोनों अलग चीज है। इक्वली पैरेलल रख पाना और इक्वली मतलब कह पाना, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। हम लोग कह देते हैं, जैसे हम ही हो सकता है कह रहे हो, है ना। तो ये है हमारे सोसाइटी के अंदर कि कह देना और वो एक्चुअली में उसको अपने ऊपर अप्लाई कर पाना, ये बड़ी बात होती है। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी बेटा, तब तक फीमेल फोर्टिसाइड भी खत्म नहीं हो सकता, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। साफ साफ बोर्ड पे लिखा होगा कि यहाँ पे बेटा भ्रूण की जांच दंडनीय अपराध है, ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं किया जाता, लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे चिपकाया गया रहता है बड़ा बड़ा, है ना। ठीक है, पैसा दो चुपके से, लेकिन गलत चीजें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं बीच बीच में, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक, तो बेटा ये सब बातें तो है ना फिलहाल तुम्हारी जानकारी के लिए थी, फालतू की बातें थी, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सब्जेक्ट के ऊपर अपने ध्यान देना है, लेकिन साथ में सामाजिक चीजें भी जाननी जरूरी है ना। एमनियोसेंटेसिस के दौरान बेटा हम पता करते हैं, ठीक है, पता करते हैं, है ना। लेकिन एमनियोसेंटेसिस इसलिए बनाया गया था, अभी भी इसलिए बेटा होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है, जो कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो एम्ब्रियोनल लाइफ में अगर पता चल जाए तो उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन का संभव है, उनके लिए खास करके बनाया गया है। समझ रहे हो? तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? कल के लेक्चर में बेटा हम चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक यू।